और ये कोई संविधान में नहीं, ये आदिकाल हमारे देश में था। मानव इतिहास में सबसे पहले समान नागरिक संहिता भगवान श्री राम ने लागू किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले इस धरती पे सबसे पहले भगवान श्री राम ने लागू किया, और चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी भगवान श्री राम लेके आए, और चारों भाइयों ने दुई सुत सीता सुंदर जाए और लौकुश वेद पुराणन गाए। उत्तरकांड पढ़िए, आपको देखने को मिलेगा चारों भाइयों के दो दो बच्चे। भारत का संविधान भी कहता है, हमारी परंपरा भी कहती है, दुर्भाग्यवश न हम संविधान को मानते हैं न परंपरा को मानते हैं। पूरा खेल वोट और नोट का हो गया है। मैं भारत में समान शिक्षा लागू करना चाहता हूं, और भारत में आदिकाल में समान शिक्षा थी। कृष्ण और सुदामा की किताब अलग अलग थी कि एक थी? जोर से बताइए जरा। एक थी। भगवान श्री राम और निषाद राज की किताब एक थी कि अलग अलग थी? एक थी। दशरथ और सुमंत, दशरथ राज परिवार के सुमंत्र जी नाविक के लड़के, लेकिन एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। भारत में मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम भगवान श्री राम के परदादा राजा रघु ने लागू किया था। पूरे उस अखंड भारत में पहले जाति तो थी नहीं, वर्ण होते थे चार वर्णों में, लेकिन पहले क्या था, गुरुकुल व्यवस्था अलग अलग थी। ब्राह्मणों का अलग गुरुकुल था, क्षत्रियों का अलग था। राजा रघु ने बोला नहीं, अब भारत में समान शिक्षा लागू होगी और सब बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ेंगे। और भारत का संविधान यही कहता भी है कि समान शिक्षा होनी चाहिए। अरे भाई, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, आर्टिकल 16 कहता है। वो तभी होगी ना जब सिलेबस करिकुलम कॉमन होगा। 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे, शिक्षा व्यवस्था पूरा माफिया चला रहे। बिना कोचिंग किए लड़का हो या बेटा हो या बेटी कुछ कर ही नहीं सकता। एजुकेशन सिस्टम ऐसा हाईजैक कर लिया है, जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता, और जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, जिससे मजबूरी में आपको कोचिंग कराना पड़े। मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस तो पूरे देश का एक ही है। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलिए जरा, आवाज उठाइए। समान शिक्षा लागू करवाइए, वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। परिवार टूटते जा रहे हैं। ये जो अंग्रेजों का सीबीएसई बोर्ड था, 1929 में शुरू हुआ था, मैकाले ने शुरू करवाया था, हमारे लिए अच्छा नहीं है। भाई भाई की हत्या कर रहा है, बेटी अपने माता पिता का नहीं सुन रही है, बेटा अपने बहन से नहीं साथ ठीक से प्यार से रहता है, परिवार टूट रहे, परिवार बिखर रहे। समाधान समान शिक्षा, एक ये भी कारण है। दूसरा, भारत में बड़े पैमाने पर नफरती स्कूल भी खुल रहे हैं, जहां पे ये सिखाया जा रहा है होली दिवाली मनाना हराम है, मंदिर बनाना हराम है, मंदिर में जाना हराम है। जब तक वो स्कूल चलते रहेंगे तब तक भारत में समरसता आ सकती है क्या? इसलिए कम से कम 10वीं तक भारत में समान शिक्षा हो, इसके लिए भी मेरी PIL चल रही है। भारत में मैं भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना चाहता हूं। कोई भी मुकदमा हो, 1 साल के अंदर उसका फैसला होना चाहिए। चाहे वो सर्विस का मुकदमा हो, चाहे सिविल का मुकदमा हो, चाहे क्रिमिनल का मुकदमा हो, चाहे टैक्स का मुकदमा हो, कोई भी मुकदमा हो। अब आप सोच रहे हैं कैसे होगा? मैं कह रहा हूं झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए, 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कानून बनाना पड़ेगा। हर जिले में एक लैब बनानी पड़ेगी। झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, इसको गंभीर अपराध घोषित कर दिए, 50% मुकदमे खत्म। अभी मुकदमा लंबा क्यों चल रहा है? क्योंकि एक सही पक्ष होता है, गलत पक्ष होता है।
गलत पक्ष झूठे गवाह ले आता है, 10,000 रुपए में 10,000 रुपए में गवाही कराता रहता है, 100 150 लोगों को गवाही करा देता है। अगर झूठी गवाही देना गंभीर अपराध हो जाए तो झूठा गवाह आएगा ही नहीं। जब झूठा गवाह आएगा नहीं तो मुकदमा आगे चलेगा ही नहीं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अमेरिका में एक आतंकवादी पकड़ा गया, डेविड कोलमैन हेडली। उसने रेकी किया था। किसकी रेकी किया था? 9/11 की। याद है आपको 9/11 हुआ था? उसकी रेकी किया था डेविड कोलमैन हेडली ने। उसको पुलिस ने पकड़ा। बोले रेकी किया क्या? बोले हां किया। सोचो कितना ईमानदार आतंकवादी, कितना ईमानदार। बोले जी किया। भारत का आतंकवादी कभी बोलेगा हां हमने बम फोड़ा? बोलेगा नहीं। उसने बोला हां किया। जानते हैं क्यों किया? क्योंकि रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। तो अगर वो कह देता रेकी नहीं किया, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, टेस्ट में पता चलता उसने रेकी किया तो उसको 30 साल सजा होती। जो उसने कह दिया हां रेकी किया तो 10 साल की हुई। यहां बच्चे बहुत सारे बैठे, कभी गूगल करना, अमेरिका 2 शर्ट्स, 2 शर्ट की चोरी किया, 25 साल सजा हुई 2 शर्ट में। जानते 25 साल की हुई? क्योंकि वहां पे पहली बार क्राइम करने पे, चोरी करने पे 5 साल की सजा है, और वही अगर अपराध रिपीट कर दिया तो सजा डबल हो जाती है, और झूठ बोल दिया तो 10 साल और। एक ने एक शर्ट चोरी किया तो 5 साल, दोबारा शर्ट चोरी किया तो कितनी? 10 साल। तो 10 5 15। अब बोला शर्ट चोरी किया, बोले नहीं, उसका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट किया, वो तो झूठ पकड़ा गया तो 10 साल झूठ वाला। तो टोटल कितने हो गए? अब वहां कोई चोरी करेगा क्या? और करने के बाद एडमिट करेगा कि नहीं? जब एडमिट करेगा तो फटाफट सजा हो जाएगी, फिर मुकदमा लंबा चलेगा ही नहीं। भारत में इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण कम से कम 5 लाख लोगों की हत्या हो रही हर साल। सबसे ज्यादा जो गांव में हत्या हो रही है वो इस जमीन के विवाद में हो रही है। कोई भी दबंग कमजोर आदमी की जमीन पे कब्जा कर लेता है। क्यों? क्योंकि जमीन पे कब्जा करना अपराध नहीं है। वो कब्जा करता है, बोले तुम जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो। पुलिस कुछ करती नहीं, पुलिस कहती है तो कोर्ट, ये तो सिविल मामला है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जाओ मुकदमा करते रहो। और कैसे कैसे केस चल रहे हैं। एक जौनपुर में केस चल रहा है, एक व्यक्ति की 2 लोगों ने फर्जी विल करा लिया। 1985 में विल कराया था, 2025 आ चुका है, 40 साल बीत चुके हैं। अभी ये नहीं तय हुआ कि वो रघुवीर मिश्रा जिसकी जमीन थी वो 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होता तो दोनों कह रहे हैं कि हमें वसीयत किया, दोनों का टेस्ट कर लेते, एक दिन के अंदर क्लियर हो जाता कि वास्तव में 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे, टेंशन खत्म। और जानते उस एक केस के कारण पूरे गांव में आज भी 2 फाड़ हो रखा है, लोग डिवाइड हो रखे हैं, आधे इधर है आधे उधर है। हत्या हो रही है, सामाजिक समरसता टूटी हुई है। इसलिए मैं भारत में जस्टिस विधिनियम लागू करना चाहता हूं। और जस्टिस विधिनियम करने के लिए आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चलाना है। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना है, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना है, झूठी वसीयत, झूठी विरासत, झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा ये सब जो चलता है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। एक मेरी PIL चल रही है जिसमें मैंने कहा है कि कमाने पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। नो इनकम टैक्स, नो टोल टैक्स, नो रोड टैक्स। अरे भाई जब गाड़ी पे खरीदते समय टैक्स ले लिया तो फिर बाद में कहेगा टोल टैक्स? क्यों? रोड टैक्स लेते हैं ना, तो फिर बाद में कहेगा टोल टैक्स? रोड का ले लिया तो ले लिया, 50,000 60,000 1 लाख रुपए ले लेते। किस बात का इनकम टैक्स? कमाने पे टैक्स नहीं होना चाहिए, केवल खर्च करने पे टैक्स होना चाहिए। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। भारत का इलेक्शन सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि माफिया हमारे सांसद विधायक मंत्री बन रहे हैं। अनपढ़ अनाड़ी गंवार पार्षद प्रधान सांसद विधायक बन रहे हैं। मतलब टीचर बनने के लिए TET जरूरी है, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए
होम गार्ड बनने के लिए 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन होम मिनिस्टर बनने के लिए क्या व्यवस्था है, कहां जा रहे हो? इस पे गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म पे मेरी पीआईएल चल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे मठ मंदिर मुक्त होने चाहिए। हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। एक भी मज़ार, एक भी दरगाह, एक भी चर्च, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सिद्धि विनायक सरकार के कंट्रोल में है, वहीं से 4 किलोमीटर की दूरी पे हाजी अली की दरगाह सरकार कंट्रोल में नहीं है। हम लोग क्या थर्ड क्लास सिटीजन हैं क्या? हम भारत के हैं कि नहीं? हमको समान अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? और जानते हैं, पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इक्वल राइट डिमांड करती है। यहां भारत में उल्टा खेल चल रहा है। यहां जो 80% है वो कह रहा है हमको वो राइट दे दो जो आपने माइनॉरिटी को दिया हुआ है। मैं इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना चाहता हूं। मैं इस ड्रग एक्ट, जो भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को बर्बाद जिसने कर दिया है, आज की डेट में दवाई का मतलब केवल एलोपैथी हो गया, दवाई का मतलब नेचुरोपैथी है ही नहीं है, दवाई का मतलब आयुर्वेद है ही नहीं है, जिसने हमारी भारत की चिकित्सा व्यवस्था को थर्ड क्लास बना दिया है। मैं इसको बदलवा के एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड बनाना चाहता हूं। भारत में ये देख रहे होंगे आपको कानूनों के नाम, 50 कानून चल रहे हैं मजहब के आधार पे। शादी विवाह के हिंदू का अलग कानून, मुस्लिम का अलग कानून, पारसी का अलग कानून, ईसाई का कानून। ये खत्म हो और भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। भारत में आईपीसी बदल गई, नई भारतीय न्याय संहिता आ गई है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जो अधिवक्ता बंधु बैठे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि पुरानी वाली आईपीसी और इसमें क्या अंतर है। लेकिन एक मैं आपको कॉमन मैन के हिसाब से पूछता हूं, अगर जो साल की डायरी होती है, अगर 12 महीने की 12 डायरी हो तो उसको मेंटेन करना आसान है, या 12 महीने की एक डायरी हो तो उसको मेंटेन करना आसान है? जोर से बोलिए जरा। हमारा यही कहना है कि ये जो 50 कानूनों का मकड़जाल बना रखा है, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, अलगाववाद का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, कट्टरवाद का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ, इतना सारा क्यों मकड़जाल चाहिए? 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाइए, उससे वकील को भी आसानी, जज को भी आसानी, सजा भी जल्दी जल्दी होगी, थानेदार को भी आसानी, कांस्टेबल को भी आसानी। भारत में हमारी पुलिस आज भी 1861 वाले पुलिस एक्ट से चल रही है। मैडम को पता होगा, मैडम प्रशासनिक अधिकारी रह चुकी है। अंग्रेज चले गए, लेकिन 1861 वाला कानून आज भी चल रहा है। पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। एक सरकार आती है, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने लगती है, और दूसरी सरकार आती है तो बुलडोजर चलाने लगती है। बुलडोजर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारा कहना है पूरे देश में बुलडोजर चलना चाहिए। भाई, बुलडोजर पे केवल बाबा का कॉपीराइट क्यों होना चाहिए? बुलडोजर पूरे देश में चलना चाहिए, यहां भी चलना चाहिए, वहां भी चलना चाहिए। पूरे देश में बुलडोजर चले, पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, पूरे देश की पुलिस जनता के लिए काम करे, पूरे देश की पुलिस सत्ता की गुलामी करने की बजाय गद्दारों मक्कारों के पीछे टूट पड़े बुलडोजर लेके। इसके लिए भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड की ज़रूरत है। इस पर एक मेरी पीआईएल चल रही है। भारत में तारीख पे तारीख वाला खेल बंद हो, उसके लिए ज़रूरी है भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य हो। भारत में आज तक आपने किसी का सुना कि किसी की नागरिकता गई है? किसी आतंकवादी की, किसी अलगाववादी की, किसी कट्टरपंथी की, किसी जिहादी की, किसी उन्मादी की, किसी बलात्कारी की, किसी की नागरिकता गई क्या? किसी घुसपैठिए की।
संविधान का आर्टिकल 11 कहता है एक सिटीजनशिप कोड बनाओ, उसमें नागरिकता देने और नागरिकता लेने की टर्म्स कंडीशन सेट करो। और नेहरू जी ने कानून बनाया भी ये 1955 में, लेकिन ये ऐसा कानून बनाया कि नागरिकता तो सबको मिली लेकिन नागरिकता किसी की गई नहीं। मैं इसको खत्म करके एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना चाहता हूं।